हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम परसेंटेज की सेकंड वीडियो स्टार्ट करनी है। देखो, परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने जो परसेंटेज का बेसिक होता है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन की जाती है, परसेंटेज की वैल्यूज़ को मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। तो आप लोगों ने उतना काम आपने कर लिया होगा। और उसमें हमने दो बेसिक टाइप हमने परसेंटेज की हमने पढ़ ली थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है, तो वो मैंने सारा आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम अपनी सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन फ्रैक्शन कंसेप्ट, ठीक है। कि अब जो हमने परसेंटेज हमने लिखा था फ्रैक्शंस के फॉर्म में हमने लिखे थे, तो उनको कैसे यूज़ किया जाता है तो वो चीज़ हमने समझनी है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक पर्सन की इनकम या उसकी सैलरी, ठीक है, कितनी थी भी 2000 थी पहले, ठीक है। एक पर्सन की सैलरी या फिर उसकी इनकम कितनी थी 2000 थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसकी इनकम में हमने 20% का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इनकम में हमने क्या करना है 20% का इंक्रीज़। अब इनकम उसकी 20% से हमने बढ़ानी है, ठीक है। तो अब 20% देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मतलब कि 20% इनकम बढ़ाने के बाद उसकी क्या फाइनल वैल्यू बन जाती है वो हमने बताना है, ठीक है, कि 20% बढ़ाने के बाद क्या फाइनल वैल्यू बनेगी। तो पहला तरीका, 2000 रुपये आपकी सैलरी है, आप उसमें 20% का इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो मैं 2000 का पहले 20% निकाल लेता हूँ। तो 2000 का 20% हमने किया तो हमारे पास कितना आ गया 400 रुपये। तो मतलब 400 रुपये का इंक्रीज़ करना है। तो 2000 में हमने 400 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिए, तो हमारी सैलरी, नई सैलरी कितनी बन जाएगी 2400 हो जाएगी, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा देखो, हर वैल्यू जो है ना वो अपने आप में 100% होती है। हर वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है। हमें इसमें 20% इंक्रीमेंट करने की बात की गई, ठीक है। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें अब 20% इंक्रीमेंट करने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 120%। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अगर इनकम 2000 रुपये थी, ठीक है, जो कि अपने आप में एक 100% वैल्यू है, अब हमने 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गई। तो हम 2000 का 120% भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो भी हमारे पास आ जाएगा कितना 2400, ठीक है। देखो दो बातें हो गई कि 2000 रुपये के ऊपर आप 20% लगा सकते हो। पहले 2000 का 20% कितना हो गया 400 रुपये। 2000 में 400 रुपये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। दूसरा, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर 20% इंक्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना हो गया 120%। तो 2000 रुपये के ऊपर आप सीधा 120% लगा सकते हो, तब भी कितना आ जाएगा 2400। तीसरी बात, अगर हम 20% इंक्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में 20% कितना होता है 1/5। 20/100 काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/5। तो जब 20% इंक्रीज़ है ना, तो फ्रैक्शन में ये वाला पार्ट मेरा इंक्रीज़ का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो जैसे हमने ओरिजिनल हम ये कह रहे हैं 100% है, ये इंक्रीज़ वाला पार्ट है 20% है, तो ओरिजिनल प्लस इंक्रीज़ मिलाकर आपका क्या बनता है फाइनल बनता है, ठीक है। ओरिजिनल प्लस इंक्रीज़ मिलाकर आपका क्या बनता है फाइनल। तो 5 + 1 फाइनल हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ना इन तीनों में से कोई भी पार्ट गिवन हो सकता है। आपको इंक्रीज़ वाला पार्ट भी बताया जा सकता है, आपको ओरिजिनल वाला पार्ट भी बताया जा सकता है, आपको फाइनल वाला पार्ट भी मेंशन हो सकता है। तो कोई भी एक पार्ट आपको मेंशन होगा और बाकी पार्ट आपको फाइंड करने को बोलेगा। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में ओरिजिनल इनकम मुझे पता थी कितनी है अभी 2000 है। तो हम ये कह सकते हैं अभी 5 रेशियो की वैल्यू, ठीक है। जैसा आपने इससे पहले परसेंटेज से पहले रेशियो प्रोपोर्शन आप देख के ही आए होंगे, तो वहाँ पे हमने सीखे भी रेशियो और वैल्यू का कंपैरिजन। तो वैल्यू 2000 है, रेशियो कितनी है 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 2000। तो 1 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 400। तो 6 रेशियो हमने निकालना है, तो 6 4 ज़ा 24, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो हम देखो इसमें किसी का भी तीनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप वैल्यू को इंक्रीज़ कर लो, ठीक है, डायरेक्टली इंक्रीज़ कर लो, चाहे आप फ्रैक्शन बना लो, और या फिर आप उसको 100 + 20% 120% करके भी कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे अब 20% इंक्रीज़ वाला पार्ट किया, तो वैसे ही आप लोग इसके अंदर यहाँ पे 20% डिक्रीज़ वाला पार्ट भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 20% इंक्रीज़ वाला हमने समझा, ऐसे 20% एक डिक्रीज़ देख लेते हैं। कि वही हम लेते हैं, देखो एग्जांपल सेम, कि अगर इनकम हमारी 2000 है, इनकम हमारी 2000 है,
इस बार सैलरी में बोला जा रहा है भी 20% का डिक्रीज़ करना है, सैलरी में क्या करना है 20% का डिक्रीज़, ठीक है। तो 2000 रुपये के देखो पहला कंसेप्ट कि आप कहोगे भी 2000 रुपये के ऊपर हम 20% निकाल लेते हैं, तो 2000 का 20% वही आएगा जो पहले आया था, ठीक है। 2000 का 20% निकालिए कितना 400 रुपये, लेकिन इस बार 2000 रुपये में से हम 400 रुपये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आपके पास जो फाइनल सैलरी अगर 20% डिक्रीज़ कर दिया तो आपके पास सैलरी कितनी आ गई 1600, ठीक है। अच्छा काम अगर नहीं करोगे सरकारी नौकरी की मिलने के बाद भी तो आपकी सैलरी डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी डिक्रीज़ हो जाएगी तो कम हो जाएगा पैसा, तो कितना हो गया 1600 रुपये, ठीक है। दूसरा, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर 100% में से 20% का डिक्रीज़ कर दिया गया तो इसका मतलब अब जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 80% है। तो आप 2000 के ऊपर 80% भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। 2000 के ऊपर हम 80% भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ये तब भी आपके पास कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बना सकते हैं भी 20% हमारे पास डिक्रीज़ है, 20% डिक्रीज़ है, 20% हम जानते हैं कितना होता है 1/5, ठीक है। तो जब देखो 20% इंक्रीज़ था तो ऊपर वाला पार्ट आपका इंक्रीज़ का पार्ट कहलाता है, जब 20% डिक्रीज़ है तो ऊपर वाला पार्ट आपका डिक्रीज़ का पार्ट कहलाएगा। तो 1 का आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ओरिजिनल हमारे पास कितना है 5 है, और 5 - 1 फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे वही ओरिजिनल देखो 5 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी थी 2000 है, 1 रेशियो हमने निकाल लिया कितना हो गया 400 हो गया, और 4 रेशियो हम निकाल लें कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। तो आपने ये तीनों बातों को ही समझना है क्योंकि आपके क्वेश्चंस के अंदर तीनों बातों का कभी भी आपका यूज़ होता है, तो आप जो आपको आसान पड़ेगा। देखो अब हम ये सोच रहे हैं भी हमें ये अलग अलग मेथड लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है। देखो अगर जब तक सिंपल परसेंटेज है कि आपकी परसेंटेज 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस फॉर्म में अगर आसान वाली परसेंटेज आपको दे रखी है तो हम इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना अगर आप लोग नोट कर लिया होगा कि मान लो आपके जो है ना क्वेश्चन में, आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता, यहाँ पे वो बोलता भी 1/4% का इंक्रीमेंट बोल रहा होता, ठीक है। मान लो कि 1/4% का हमने क्या करना है सैलरी के अंदर इंक्रीज़ करना है, ठीक है। सैलरी भी आपको कुछ और यहाँ पे सैलरी भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। सैलरी भी आपको मान लो दे रखी होती 16000, ठीक है। इनकम आपको दे दी गई 16000, ठीक है। और आपको बोला गया भी आपकी सैलरी में 1/4% का हमने क्या करना है इंक्रीज़ करना है, बढ़ानी है सैलरी। तो सैलरी कितनी बन जाएगी। अब अगर देखो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना होगा, आप 2000 का आपके लिए 1/4% लिखना, ठीक है। 2000 का 1/4% लिख के सॉल्व करना, आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या आएगी दिक्कत आएगी। अगर मैं ये करूँगा 100 + 6 1/4% तो बनेगा 106 1/4%, तो 106 1/4% तो वहाँ पे भी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जब हमारे पास मिक्स परसेंटेज में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास परसेंटेज आती है ना, तो तब हमें जो ये फ्रैक्शन वाला मेथड है ना वो काम आता है, ठीक है। कैसे देखो, ये दोनों मेथड फिर काम नहीं आएंगे जब मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो पहला मेथड भी नहीं काम आएगा और आपको दूसरा मेथड भी नहीं काम आएगा, ठीक है। तो तब हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब 6 1/4% अगर आप अपनी नोटबुक के पीछे वाले पेज पे देखोगे तो वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। देखो 6 1/4% हमारे पास फ्रैक्शन में होता है 1/16। तो ये मेरा इंक्रीज़ का पार्ट है, ये मेरा ओरिजिनल का पार्ट है, तो 16 + 1 17 मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनल वाली पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कहेंगे 16 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 16000 है, 16 रेशियो की वैल्यू आपको मेंशन है 16000 है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो फाइनल हम 17 रेशियो हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 17000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में आता है तो तब हमारे पास ये जो रेशियो वाला पार्ट है ना वो आपका यूज़ होगा, ठीक है जी। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन बना के देख लेते हैं इसके ऊपर। अब आपने ये खुद से ट्राई करना है पहले एक बारी, पर ये ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में आपको कौन सा पार्ट आपको मेंशन है और कौन सा पार्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट ही मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमें दे रखा है 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ। क्या मतलब इसका,
देखो हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है कि यदि किसी संख्या को 16 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, मतलब उतना ही आपने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। 16 2/3 नंबर एडेड विद सेल्फ, रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 3430। तो जो फाइनल नंबर है ना वो हमारे पास कितना हो जाता है 3430। ये रिजल्टेंट नंबर है, फाइनल नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर तो आपको फाइंड करना है। 16 2/3%, पीछे जाकर चेक कर लो फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना होता है 1/6 होता है। देखो इन केस अगर आपको कोई परसेंटेज का फ्रैक्शन याद नहीं भी है तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने सॉल्व करना भी आपको सिखाया है। दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो 16 3 48 प्लस 250, नीचे फ्रैक्शन में हमारे पास 3 है, परसेंटेज के लिए आप लोग 100 लगाओगे, 50 से आप काटोगे 2 तो आपको कितना मिल जाएगा 1/6। तो जिस बच्चे ने तो डायरेक्टली वैल्यूज़ याद कर ली, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि उसको याद है भी 16 2/3% 1/6 होता है। जिसको याद नहीं है तो वो सॉल्व कर सकता है। तो हमने सॉल्व कर लिया तो तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। इसमें आपका ये इंक्रीज़ वाला पार्ट हो गया, ये आपका ओरिजिनल हो गया, और फाइनल आपका 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइनल वैल्यू मेंशन है, ठीक है। रिजल्टेंट नंबर बिकम 3430, तो 7 रेशियो की वैल्यू दे रखी थी। जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया उसमें आपको ओरिजिनल मेंशन था और फाइनल हम फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे आपको फाइनल मेंशन है, ओरिजिनल मुझसे पूछा गया है, ठीक है। तो 7 रेशियो आपको दे रखा है 3430 है। 1 रेशियो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 रेशियो 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 490 आ गया। मुझे ओरिजिनल नंबर मतलब 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 490 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2940। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। समझ पाए? तो आपने जब फ्रैक्शन फॉर्म बना लेते हो, हमने बनाया 16 2/3% 1/6, ये इंक्रीज, ये ओरिजिनल, ये फाइनल। आप क्वेश्चन में ये देखा करो कि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में या तो आपको इंक्रीज मेंशन हो, या आपको ओरिजिनल मेंशन हो, या आपको फाइनल मेंशन हो। तीनों में से कोई एक चीज़ आपको मेंशन होगी और दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन में 3430 फाइनल मेंशन था, तो मैंने कहा 7 रेशियो मेंशन है 3430, 1 रेशियो निकाल लिया 490, तो ओरिजिनल 6 रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया 2940, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन खुद से बन जाना चाहिए, ठीक है। बना के देखो। इफ़ 16 2/3% ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, उतना ही परसेंट इस बार आपको माइनस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब माइनस करने की बात कर रहे हैं, पहले खुद से बना लेना भाई, पॉज करने का ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद से बनाने की ट्राई नहीं करोगे ना, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन आपसे खुद से बनेंगे नहीं, ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन मैं बनवा देता हूँ तो अगला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना होता है। तो 16 2/3 1/6 है, इस बार सब्ट्रैक्टेड, तो ये डिक्रीज वाला पार्ट है, ये ओरिजिनल है, और फाइनल हमारे पास 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस बार माइनस करना है, ठीक है। रिजल्टेंट नंबर कितना बन जाता है 225, मतलब फाइनल आपको दे रखा है 5 रेशियो की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 225 है। 1 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 45, और ओरिजिनल नंबर निकालना है, मतलब 6 रेशियो में निकालना है, तो 45 × 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 270, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास? सी ऑप्शन। समझ आया? तो 16 2/3% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। तो 16 2/3% 1/6, ये डिक्रीज वाला पार्ट, सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट, ये ओरिजिनल, तो फाइनल आपके पास कितना हो जाएगा 5। तो हमने कहा अभी 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी 225 है, 1 रेशियो 45, तो 6 रेशियो हमारे पास कितना हो गया 270। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 210 इज एडेड इन ए नंबर। 210 मुझे ऐड करना है किसी नंबर में। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऐड करने की बात कर रहा था ना, इस क्वेश्चन में एक नंबर ऐड करने की बात कर रहा है कि अगर 210 ऐड कर दिया किसी नंबर में, द नंबर बिकम 137.5% ऑफ इटसेल्फ। तो जैसे आपको पहले ना फाइनल वैल्यू आपको मेंशन होती थी, इस बार आपको क्या मेंशन है, फाइनल परसेंटेज मेंशन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में पहले आपको ये बताया जाता है कि कितना परसेंट ऐड किया गया, फाइनल वैल्यू ये बन जाती है, ठीक है। इस बार आपको वैल्यू मेंशन है कि 210 ऐड किया गया नंबर में, तो फाइनल परसेंटेज कितनी होगी 137.5%। तो अब मैंने आपको बताया हर नंबर अपने आप में 100% होता है। नंबर कितना हो गया 137.5%, इसका मतलब नंबर में इंक्रीमेंट कितने का हुआ 37.5% का, तो ये हमारा क्या है इंक्रीज है।
हर नंबर अपने आप में 100% होता है, 37.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। और आप पीछे एक बार पेज जाकर देख लो, 37.5%, 37.5 मतलब होता है 37 1/2%। मैंने आपको लिखवाया हुआ है 37 1/2% कितना होता है, 3/8 होता है। ठीक है, तो 3/8 अगर ये होता है तो 3 इसमें हमारा इंक्रीज़ का पार्ट हो गया, 8 हमारा ओरिजिनल हो गया। ठीक है, तो फाइनल हमारा 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। जिसको नहीं पता चला है भी 37.5 3/8 कैसे आता है, तो आप सॉल्व कर लो। 375 इस पॉइंट के लिए मैंने नीचे एक 10 लगा दिया, परसेंटेज के लिए मैंने नीचे क्या लगा दिया, 100। ठीक है, 25 के टेबल से हम इसको काट देते हैं। 25 से काटा हमने, कितना आ गया, 4। 25 को काट 25 × 25, बचा कितना मेरे पास, 12, 125, 5 पे चला गया। फिर 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो आपके पास 3/, कितना बन गया, 8 बन गया। ठीक है, तो 3 मेरा इंक्रीज़ है, 8 मेरा ओरिजिनल है, फाइनल मेरे पास कितना हो गया, 11। अब आप क्वेश्चन में ये देखोगे, ये ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में इंक्रीज़ मेंशन है या क्वेश्चन में ओरिजिनल मेंशन है या फिर क्वेश्चन में फाइनल मेंशन है। तीनों में से मेंशन क्या है और फाइंड क्या करना है। ठीक है, फाइंड तो करना है ओरिजिनल नंबर। 210 इज़ एडेड इन ए नंबर, तो इंक्रीज़ आपको मेंशन है, तो आप कहोगे 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी थी, आप कहोगे 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 210 है, तो 1 रेशियो हम निकाल लें, कितना हो जाएगा, 70। और ओरिजिनल नंबर मतलब 8 रेशियो मुझे फाइंड करना है, तो 8 रेशियो निकालना, तो 8 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 560। हाँ जी, समझ पाए, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल कराया जहाँ पे आपको ओरिजिनल मेंशन था, तो मैंने ओरिजिनल रेशियो से कंपेयर किया। फिर जब हमने पीछे वाले 2 क्वेश्चन किए, वहाँ पे आपको फाइनल मेंशन था, तो फाइनल रेशियो से कंपेरिजन किया। इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीज़ वाला पार्ट मेंशन था, तो मैंने इंक्रीज़ वाले पार्ट से कंपेरिजन किया कि 3 रेशियो अगर इसके बराबर है तो 8 रेशियो किसके बराबर होगा, 560 के बराबर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो वो हमने सीखा भी कैसे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, अब हमारे पास देखो जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन्स में आपको मतलब कि रेशियोज़ बनाने की बात की जाती है। ठीक है, तो आपने कंपैरिजन करके आपने देखना होता है कैसे। देखो क्वेश्चन में आपको कह रहे 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई, 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई, मतलब x का जो 8% है वो y के 4% के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, देन 20% ऑफ x इज सेम एज, देन 20% ऑफ x इज सेम एज। ठीक है, 20% x इज सेम होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो 4 बन जाएगा। भाई इसका 8% उसके 4 के बराबर है, मतलब उसके आधे के बराबर है, तो 20 का भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 10, तो 10% ऑफ y। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 10% ऑफ y। समझ पाए चीज़ को। दोबारा देखो, आपको ये बता रखा था कि यदि x का 8%, ठीक है, 8% ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 4% ऑफ y, इसके बराबर है, तो 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x हमारा कितने परसेंट ऑफ y के बराबर होगा। तो आपने बस इतना ही रिलेशन देखा भी, इसका 8 उसके 4 के बराबर है, मतलब इसका हाफ हो रहा है, तो 20 का भी तो हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10% ऑफ y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी आपको देखो ऐसे रिलेशन एक दे रखा है, इफ़ 80% ऑफ a, 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b। ठीक है, a का 80% b के 50 के बराबर है, और हमसे पूछा गया b इज इक्वल टू x% ऑफ a, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले जो b इज इक्वल टू x% ऑफ a पूछा गया और हमें x फाइंड करना है। ये b इक्वल टू x% ऑफ a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब है b इज व्हाट % ऑफ a। याद है पिछले ही क्लास में हमने रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स जो हमने सीखा था, वही हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। हमसे पूछा गया b इक्वल टू x% ऑफ a, इसका मतलब है कि b इज़ व्हाट % ऑफ a, कि b जो है वो a का कितना % है, तो वहाँ से हमने x की वैल्यू बतानी भी क्या बनेगी। ठीक है, चलिए देखो, एक तो हम जैसे डायरेक्टली देखो कैसे सोच सकते हैं। देखो भाई, a का जो 80% है वो b के 50 के बराबर है,
ठीक है। या फिर मैं ये बोलूँ कि b का जो 50% है वो a के 80% के बराबर है। अब यहाँ पे b इक्वल टू x%, मतलब वो पूछ रहा है कि जो b वाली वैल्यू है, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि b वाली जो वैल्यू है ना वो a के कितने % के बराबर होगी, ठीक है। अब b तो अपने आप में 100% है, वो पूछ रहा है a की कितने % के बराबर होगी। अब सुनना, ठीक है, b का 50% a के 80 के बराबर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, b का 50% a के 80% के बराबर है, तो b का 100% उसके कितने के बराबर होगा। अगर 50 जो है उसके 80 के बराबर है तो इसका जो 100 होगा वो उसके 160 के बराबर होगा, 160 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 160%, ठीक है। एक तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते थे, देखो हमसे ये पूछा गया b इज़ व्हाट % ऑफ a, ठीक है, कि b का जो टोटल 100% है वो a के कितने % के बराबर है। अब देखो b का 50% ही उसके 80% के बराबर है, तो b का जो 100% होगा ना वो उसके 160% के बराबर होगा, तो हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप रेशियो में बनाना चाहते हो हम रेशियो में बना सकते हैं। देखो हमें दे रखा भी 80% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ b, परसेंटेज काट दो, आप 0 काट दो, आप b को इधर ले आओ, ठीक है। a यहीं पर है, आप b को इधर ले आओ, 5 वहीं पर है और 8 जाएगा उसके नीचे। तो मतलब a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे ये पूछा गया, इस लाइन का मतलब ध्यान रखना है, ये नोट करके लिखना है आपने कि b इज़ व्हाट % ऑफ a, मतलब जो b वाली वैल्यू है वो a वाली वैल्यू का कितना % है। तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे, तो आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा कितना, 160%, ठीक है। b इज़ व्हाट % ऑफ a, हमने यहाँ से बस रिलेशन बनाया, परसेंटेज काटी, 0 काटा, b को हम इधर ले आए, तो b जो है वो 8 है और a कितना है, 5 है। तो b इज़ व्हाट % ऑफ a, 8 जो है वो 5 का कितना % है, 160%, ठीक है जी। चलिए अब एक खुद से भी ट्राई करके देखो, थोड़ा मैं आपको बताया तो भी क्वेश्चन में आपको देख के रखे भी आपने क्या अप्रोच लेकर चलनी है, ठीक है। आपको जैसे बताया गया 60% ऑफ a इज इक्वल 30% ऑफ b, यहाँ से a और b की रेशियो निकाल लो। फिर आपको बताया गया b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, यहाँ से b और c की रेशियो निकाल लो। पहले a और b की रेशियो आ जाएगी, फिर b और c की रेशियो आ जाएगी। तो अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला याद है कि a रेशियो b है, b रेशियो c है, तो हम a रेशियो b रेशियो c कैसे बनाते हैं, तो आप a b c की रेशियो बना लोगे, ठीक है। रेशियो बनाने के बाद c इज इक्वल टू x% ऑफ a, तो मतलब वही पूछा है c इज़ व्हाट % ऑफ a। तो जब आपके पास a होगा, जब आपके पास c होगा, तो आप दोनों का रिलेशन बता सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। 60% ऑफ a इज इक्वल 30% ऑफ b। देखो 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b। मैं यहाँ से पहले a और b का रिलेशन बनाऊँगा, ठीक है। परसेंटेज हटा दो भाई, 30 से आप काटोगे 31 ज़ा 30 और 32 ज़ा 60। तो अगर हम यहाँ से a और b की रेशियो लिखें तो ये हमारे पास बनेगी 1:2, ठीक है। b इधर आएगा, 2 उसके नीचे जाएगा, तो a और b 1:2 हो गया। b इज़ 40% ऑफ c, ठीक है। आपको दे रखा है b इज़ 40% ऑफ c, 40% मतलब 40/100 ऑफ c। आप इसको काटोगे, 2 से काटा 5, c को इधर ले आओ, तो b और c की रेशियो क्या बनी है आपके पास, 2:5, ठीक है। पहले हमने a और b के बारे में लिखा, फिर हमने b और c के बारे में लिखा, रिलेशन बनाया। अब आपको बनाना है a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। देखो a मेरे पास कितना है, 1, b आपके पास यहाँ पर भी 2 आ रहा है और b आपके पास यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह पर b कॉमन है, तो b हमारे पास कितना आ गया, 2 रेशियो, और c हमारे पास कितना हो गया, 5 रेशियो। तो a b और c की रेशियो बन गई 1:2:5। अब आपसे पूछा गया c इक्वल टू x% ऑफ a। मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ भी, ये जो ऐसे पूछा जाता है कि c इक्वल टू x% ऑफ a, इसका मतलब है c इज़ व्हाट % ऑफ a। c जो है वो a का कितना % है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है, 5, तो c जो है वो a का कितना % है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500%, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपने क्वेश्चन में ये देखना होता है भी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास a और b के बारे में बताया गया, तो हमने a रेशियो b बनाया। हमें यहाँ पर b और c के बारे में बताया गया, तो हमने b रेशियो c बनाया, ठीक है। तो जब a रेशियो b आ गया, b रेशियो c आ गया, तो क्या बन जाएगा, a रेशियो b रेशियो c।
ए हमारे पास 1 था, बी यहाँ पे 2 है, बी वहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, और सी हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या गया, सी इक्वल टू x% ऑफ ए, तो इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि सी इज़ व्हाट % ऑफ ए, मतलब जो सी वाली वैल्यू है वो ए वाली वैल्यू का कितना % है, तो हमारे पास आ जाएगा 500%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बनाने की कोशिश कर लो, देख लो भाई बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। बस क्या करो, मैं आपको बताता हूँ, एक्स और वाई की रेशियो बना लो बस। जब एक्स और वाई की रेशियो बन जाएगी तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, रेशियो बना लो, लिखना लिखोगे नहीं तो फिर तो बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को देखता रहूँ, देखते देखते ये खुद ही बोलने लग जाए कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है ना, तो फिर कितना अच्छा आ जाओ। तभी बस आप क्वेश्चन को देखते रहो, क्वेश्चन आपको अपने आप उसका आंसर बता दें। ठीक है, आपको खुद ही लिखना पड़ता है, खुद आप लिखोगे, सॉल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखते रहो, ये नहीं बताएगा आंसर। देखो 50% ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। तो पहले क्वेश्चन को देख के ये तो लिखोगे ना एक बार ही। जब मैंने क्वेश्चन को देख के ये लिखा, ठीक है, मान लो कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को देख के मैंने ये लिख लिया, भी ये दे रखा है। ठीक है, फिर हमारे मन में आ रहा है यार परसेंटेज दोनों जगह पे सेम है, काट दो इसको। ठीक है, आपको लग रहा है यार जीरो भी दोनों जगह पे सेम है, इसको भी काट दो, काट दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं क्या होता है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 5x हो गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो -5y हो गया। ठीक है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 3y हो गया। अब हमने सीखे भी x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, y वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो 5x में से 3x माइनस करोगे तो 2x हो गया, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस से कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x और y को मैं इधर लेकर आता हूँ तो 1 उधर जाएगा, तो x और y की रेशियो क्या बन गया आपके पास 4:1। ठीक है, अब हमसे पूछा गया, देखो x और y मेरे पास आ गया। अब हमसे पूछा गया व्हाट % ऑफ x इज़ y। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसके जो बाद वाला वेरिएबल है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। व्हाट % ऑफ x इज़ y, मतलब जो y वाली वैल्यू है वो x वाली वैल्यू का कितना % है, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 25%। ठीक है, इस लाइन का ध्यान रखना, व्हाट % ऑफ x इज़ y, मतलब जो y वाली वैल्यू है वो x वाली वैल्यू का कितना % है, 25% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने x और y की रेशियो निकाली थी ना, आप ऐसे ही a और b की रेशियो निकालो। a और b की रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे डाल देना, ये डिवाइड का साइन लगा रखा है, और देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसके ना ऑप्शन शायद मुझे लगता है कि हम चेंज करना भूल गए हैं, पिछले वाले छप गए। हाँ, 25 50 60 30, और यहाँ पे 25 50 60 30। ठीक है भाई, ऑप्शन तो हटा दो, ये जो है ना इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये नहीं है बस। ठीक है, तो आपने अपने आप बना लो, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो वो नन ऑफ दीज में क्या है, अब आप बना के देखो कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर मैच कर लेना जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सेम है कि नहीं। ठीक है, चलिए 20% ऑफ a प्लस बी। ठीक है, आपने लिखा, देखो जब आप लिखोगे तभी पता चलेगा ना। हमने लिखा भाई 20% ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 50% ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे हमने परसेंटेज काटा, 0 काटा, परसेंटेज काटा, 0 काटा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 2b, 5 से मल्टीप्लाई किया 5b, 2b उधर जाएगा तो 2a इज़ इक्वल टू 3b, तो b को उधर ले आते हैं और 2 उधर चला जाएगा, तो a और b की रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, 3:2। तो a हमारे लिए 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b हमारे लिए 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये था 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपने डायरेक्टली यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, एक चीज़ का और छोटा सा ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो हमेशा यही होता है, जैसे आपके पास ये जो a और b है ना, ये रेशियोज़ की टर्म में है। ठीक है, ऊपर नीचे अगर आपकी डिग्री सेम होते हैं, जैसे सिंगल डिग्री में a है b है सिंगल डिग्री में, तो आप इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली डाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब वो डिग्री क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब यहाँ पे a² दे रखा होगा, यहाँ पे नीचे a³ दे रखा होगा, दोनों जगह पे अलग अलग डिग्री दे रखी होंगी, तो तब आप डायरेक्टली नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो तब आपको इस तरीके से डालना होता है कि a की वैल्यू क्या बनेगी 3/2b,
ए क्या बनेगा 3/2b, तो तब हम वैसे पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं तो 99% में ऐसा ही होता है, ए आपको दे रखा है 3 है, बी आपको दे रखा है 2 है, हम ऊपर पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा। देखो 3 को हमने यहाँ पे डाला, 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, -2, यहाँ पे हमारे पास आ गया -2। नीचे हमने 3 को डाला, 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, और नीचे क्या हो गया +2, तो 6 - 2 हमारे पास आ गया 4, और 6 + 2 कितना हो गया 8। तो हमारे पास जो इसका आंसर आना था वो कितना आना था 1/2 आना था, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या है 1/2। हमें बस इसकी वैल्यू पूछी थी तो हमारे पास 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। यही आ रहा था आप लोगों का भी, ठीक है। अगर आ रहा था तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो चेक कर लो कहाँ गलती हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई बात नहीं समझ में आएगी, वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से देख लिया करो। 2 क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे। इफ़ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b क्या होगा। x% ऑफ a इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या है y% ऑफ b, और आपसे पूछा गया है z% ऑफ b, ठीक है। ये आपका किसके बराबर होगा, ठीक है। z% ऑफ b हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे आपके पास देखो z% ऑफ b पूछा गया, तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको आप उधर ले जाओ, ठीक है। इसको हम उधर ले जाते हैं कि x% ऑफ a, और नीचे हमारे पास आ गया y%, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या रह गया हमारे पास b। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा x/y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू क्या बन गया b। तो b की वैल्यू बस वहाँ पे डाल दो z% ऑफ b, ठीक है, z% ऑफ b, तो मतलब x/y, ठीक है। अब आपने ये देखना होगा भी ध्यान से भी किस फॉर्म में आपको दे रखा है, ठीक है। मतलब ऊपर आपके पास क्या बनता हो x आता हो और a आता हो और साथ में z भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऊपर तो आपके पास y z आ रहा है, भाई y तो मेरे पास ऊपर है नहीं है, y तो मेरे पास कहाँ पर है नीचे है, तो y ऊपर तो है नहीं, उसको हटा दो, ठीक है। इसमें भी y ऊपर दे रखा है, इसको भी हटा दो। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पहले। ये ऐसे लिखा हुआ है x/y% ऑफ a, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है x/y% ऑफ a, ऐसे लिखा हुआ है। हम यहाँ पे इस a को इधर कर दो, z को उधर कर दो, ठीक है। मैं a को उधर ला रहा हूँ, ठीक है। तो a को जब इधर ला रहा हूँ तो a% ऑफ, और z को उधर कर रहा हूँ तो x/y। तो हमारे पास ये बन गया ना x/y% ऑफ a। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है b ऑप्शन, ठीक है। क्या क्या हमने देखो सिंपली आपके पास यहाँ था x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b, ठीक है। पूछा क्या था z% ऑफ b पूछा था किसके बराबर होगा। हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाली, y हमारा उधर चला गया नीचे, परसेंटेज कट गया x/y, तो बस हमने b की वैल्यू को यहाँ पे डाला, b की वैल्यू डाला x/y आ गया, ठीक है। अब लेकिन कंपैरिजन करना था भी, हमारे पास कंपैरिजन में क्या है, y तो मेरे पास नीचे है, इसमें तो y ऊपर है, हटा दो, इसमें भी y ऊपर है, हटा दो, y इसी में नीचे था, इसका कंपैरिजन बस करना था, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ था, देखो x/y% ऑफ a ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा था, मैंने z को इधर कर दिया, a को उधर कर दिया, तो सेम बन गया a% ऑफ x/y, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी होती है, फिर उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप हमारी जो आगे देखो हमारी कौन सी टाइप है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। अब इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो क्या है, जैसे अगर हम प्राइस और क्वांटिटी की बात कीजिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप कोई खर्चा करते हो, ठीक है, आप पेट्रोल हम डलवाते हैं, अब महीने में हम मान लो कि 5,000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये का आपने फिक्स किया हुआ कि मैंने हर महीने 5,000 रुपये का ही पेट्रोल डलवाना है, ठीक है। अब लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। अगर सरकार ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया, जो कि होता ही रहता है, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ा दिया तो जितनी पहले आपको क्वांटिटी मिलती थी अब उससे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर सरकार ने पेट्रोल का प्राइस कम कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं वैसे, फिर भी मान लो अगर सरकार ने पेट्रोल का प्राइस कम कर दिया तो जितनी क्वांटिटी आपको पहले 5,000 में मिलती थी अब उससे क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। हम इसकी बात करें इन्वर्स रिलेशन, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या मिलती है, कम। प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी क्या मिलती है, ज़्यादा। तो प्राइस और क्वांटिटी में हमारा जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स रिलेशन को देखो लिखा कैसे जाता है, मतलब मैं बताता हूँ आपको।
मान लो कि ओरिजिनल और न्यू, ठीक है, अगर आपको प्राइस दे रखा था, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आपका 3 था, नया प्राइस आपका कितना हो गया 4, तो प्राइस की रेशियो अगर 3:4 है तो क्वांटिटी की रेशियो इसकी इन्वर्स, तो आप सीधा कह दोगे कितनी 4:3, ठीक है। प्राइस की रेशियो अगर हमारे पास 3:4 है तो क्वांटिटी की रेशियो क्या हो जाएगी, इसकी इन्वर्स हो जाएगी। तो ये 3 4 है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4 और 3 लिख दोगे, ठीक है। इसको लिखा तो ऐसे जाता है जनरली, देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि प्राइस जो है ना 1/क्वांटिटी, जैसे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे करते हैं कि प्राइस आपके पास 3 है तो क्वांटिटी आप लिखोगे 1/3, यहाँ पे लिखोगे 1/4, लेकिन वही मैं 3 और 4 का एलसीएम अगर लूँगा 12 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये रेशियो वही बन जाती है। तो इसलिए जब आपके पास अगर 2 वेरिएबल दे रखे हैं, आपको कुछ ऐसे उल्टा करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दोगे कि प्राइस अगर हमारे पास 3:4 है तो क्वांटिटी उसका इन्वर्स, तो कितना हो जाएगा 4:3, ठीक है। चलिए जैसे अब हम क्वेश्चन में करते हैं, हमें क्या रखा था, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 25%। कुकिंग ऑयल का प्राइस जो है वो 25% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। द परसेंटेज रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल, कि फैमिली जो है ना कितना अपना कुकिंग ऑयल में रिडक्शन लेकर आए, कितना वो कम यूज़ करना स्टार्ट करे, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ठीक है, ताकि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखो अगर चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस जो है कुकिंग ऑयल का 25% बढ़ गया है। देखो अब आपने ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना सीखना है। 25% मेरे पास कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका इंक्रीज़ वाला पार्ट होता है, ये आपका ओरिजिनल होता है, और फिर न्यू आपका या फाइनल आपका 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो अब मैं डायरेक्टली लिखा करूँगा, ठीक है, मैं बार बार इसको नहीं लिखूँगा ओरिजिनल और न्यू, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म आप लोगों ने याद करनी है ताकि हम इसको डायरेक्टली जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ। प्राइस अगर 25% से बढ़ रहा है तो आप सीधा याद रखोगे 25% होता है 1/4, तो आप सीधा मुझे बोला करोगे सर प्राइस पहले अगर 4 था तो अब प्राइस कितना हो गया 5 हो गया। प्राइस पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस अगर 4 से 5 हो गया तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4। तो क्वांटिटी में डिक्रीज़ कितने का आ रहा है 1 का, क्वांटिटी में डिक्रीज़ कितने का आ रहा है 1 का। कहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है 5 से, इंटू 100, परसेंटेज में बताना है तो 20%। तो अगर प्राइस आपका 25% से बढ़ रहा है तो कंजप्शन आपको अपनी क्या करनी पड़ेगी 20% से कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्राइस हमारा 25% था 1/4, तो मतलब 4 से कितना हो गया 5, तो क्वांटिटी इसकी इन्वर्स हो जाएगी 5 से 4, तो डिक्रीज़ कितने का आया 1 का, कहाँ से 5 से इंटू 100, 20% डिक्रीज़। चलिए अब इसको बना के देखो खुद से एक बार, सेम ही कंसेप्ट है, बस क्या है ना कि लैंग्वेज अलग कर देता है, ठीक है। अब मैं सेम ही लैंग्वेज वाले 3 4 क्वेश्चन एक जैसे नहीं करवाऊंगा ना, ताकि आपको अलग अलग आपको बनाना है, ठीक है। जितने ज़्यादा अलग तरीके की लैंग्वेज कवर हो सकते हैं वो सारी कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग सेम वही है, इनवर्स रिलेशन। वो कह रहा है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कट बाय 10%, आर्टिकल का प्राइस 10% कम हो रहा है। टू रिस्टोर इट टू द फॉर्मर वैल्यू, फॉर्मर होता है पहले वाली, टू रिस्टोर इट टू द फॉर्मर वैल्यू न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय हाउ मच %, नया प्राइस कितने % से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको 10 मार्क कर देते हैं तो वो गलत है। पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ। कई बच्चों को लगता है कि जैसे अगर हमने कोई चीज़ 10% से बढ़ा दी तो फिर उसको 10% कम कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है। पहले ही इसी को चीज़ को समझना है, एक बार उस क्वेश्चन को भूल जाओ। मैं कहता हूँ कि अगर जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मार्कर है 100 रुपये का, कितने रुपए का है 100 रुपये का, हमने इसका प्राइस 10% बढ़ा दिया, हमने इसका प्राइस क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया, तो आज जो मार्कर का प्राइस है कितना है 110 है, ठीक है। नाउ करंटली जो मार्कर का प्राइस है वो कितना है 110 है। अब आपके मन में आया कि मैं इसमें से वापस से 10% कम कर देता हूँ, कि मैंने 10% बढ़ाया था, मैं 10% कम कर देता हूँ, 100 रुपये पे पहुँच जाएगा। पर करके देखते हैं, 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो 110 का 10% जो है ना अब कितना बनेगा 11, 110 का 10% कितना होगा 11, तो अगर मैं 11 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 99 आएगा, तो वापस से 100 नहीं आएगा। तो अगर आपने किसी वैल्यू के ऊपर 10% बढ़ाया और उसके बाद आप कहते हो कि वहाँ से आप 10% कम कर दो सेम आ जाएगा, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 10% लगा था 100 के ऊपर और इस बार 10% किसी के ऊपर लग रहा है 110 के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए
10% बढ़ाना और 10% कम कर देना सेम बात नहीं होती। तो जिसके भी मन में आंसर 10% वाला था वो तो हटा दो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्राइस आर्टिकल का 10% से कम हो रहा है। 10% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10। तो आप कहोगे कि प्राइस पहले अगर 10 था तो 10 - 1, अब प्राइस कितना हो गया 9, ठीक है। ओरिजिनल न्यू, आर्टिकल का प्राइस 10% से कम करना है, 10% होता है 1/10। मैं कह रहा हूँ अगर ओरिजिनल प्राइस पहले 10 था तो अब 10 - 1, नया प्राइस कितना हो गया 9। टू रिस्टोर इट टू द फॉर्मर वैल्यू, मतलब अब जो प्राइस ये 9 रुपये है, करंटली तो अब 9 रुपये का है। टू रिस्टोर इट फॉर्मर वैल्यू, 9 को वापस से 10 बनाना है, ठीक है। 9 को मुझे वापस से क्या बनाना है 10 बनाना है। तो कितने % से मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा? तो आप कहोगे वैल्यू में कितने इंक्रीज़ लाना पड़ेगा, 1 का इंक्रीज़ लाना पड़ेगा। कहाँ से इंक्रीज़ होगा 9 से, तो 1/9 × 100। तो 1/9 अब आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, कि 11 1/9% होता है। जिसको याद नहीं है वो पीछे जाके देख ले। देखो अगर हमें ये वाली वैल्यूज़ हमें डायरेक्टली याद होंगी ना तो आप एग्ज़ाम में आंसर जल्दी मार्क कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर वही आप 100 से डिवाइड करके चेक करोगे, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आगे देखो। क्वेश्चन इसी तरीके का है, बस 10% की जगह पे हमने यहाँ पे x% डाल दिया है। देखिए अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, नंबर को हम x% से बढ़ा रहे हैं। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, वापस उसी नंबर पर पहुँचने के लिए इट इज़ टू बी रिड्यूस बाय हाउ मच %, उसको कितने % से कम करना पड़ेगा। सेम ही चीज़ है, देखो हर नंबर जो है ना ओरिजिनल, ठीक है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। हर नंबर अपने आप में कितना % होता है 100% होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नंबर हमने इस बार x% बढ़ाना है, जैसे पहले आप 10% बढ़ाते थे, इस बार x% बढ़ाना है, ठीक है। तो नया नंबर हमारे पास हो जाएगा 100 + x%, नया नंबर हो जाएगा 100 + x%। अब कह रहे हैं टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। अब ये जो नया नंबर बन चुका है, जो नया नंबर अब करंटली आपके पास है, ये वापस से ओरिजिनल नंबर पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो उसको कितने % से रिड्यूस करना पड़ेगा? तो आप हो गए 100 + x% था, तो अब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा x% से रिड्यूस होगा, x से आपका रिड्यूस होगा। कहाँ से रिड्यूस हो रहा है 100 + x से इंटू 100। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100x/100 + x%। ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 100x तो देखो ऊपर इसमें आ रहा है, लेकिन नीचे 100 + x नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। आंसर आपको क्या बनेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ध्यान रखना भी इस क्वेश्चन का। दोबारा मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि मतलब क्या है। काम सारा वही हो रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बस वहाँ पे 10% था, नॉर्मल वैल्यू की फॉर्म में था, यहाँ पे x की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, हर नंबर अपने आप में 100%, x% बढ़ाना है तो हमने लिखा 100 + x% हो गया। टू गेट बैक टू ओरिजिनल नंबर, अब ये जो नया नंबर है ये वापस से ओरिजिनल नंबर पर पहुंचना चाहता है, तो कितने % की रिडक्शन करनी पड़ेगी? तो अगर वापस से ओरिजिनल नंबर पर पहुंचना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा x से, तो x रिड्यूस होगा, कहाँ से रिड्यूस होगा 100 + x से। तो x जो है 100 + x का कितना % है? तो ये हमारे पास आ गया 100x/100 + x%, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बना के देखिए। जैसे हम वो कह रहे थे कि प्राइस और हमने कंजप्शन वाला हमने जैसे कहते हैं प्राइस क्वांटिटी रिलेशन की एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का चीज़ का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। देखो वैसे तो ये मेंशुरेशन में भी आ जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पे भी कंसेप्ट वही लगने वाला है, तो यहाँ पे भी हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा दिया गया। देखो मान लो कि अगर पहले जैसे आपका ये रेक्टेंगल था, ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने रेक्टेंगल की लेंथ को ना मैंने 60% बढ़ा दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%, फाइंड बाय व्हाट % वुड द ब्रेड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। अब वो कह रहे हैं लेंथ को 60% से बढ़ा दिया, लेकिन एरिया नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे हम प्राइस बढ़ा देते थे लेकिन हम कहते थे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे लेंथ को बढ़ा दिया लेकिन वो कह रहा है एरिया उतना ही रहना चाहिए। अगर एरिया उतना ही रहना चाहिए तो ब्रेड्थ को कम करना पड़ेगा ना। अगर देखो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे, ब्रेड्थ को आप चेंज नहीं करोगे तो एरिया तो बढ़ जाएगा।
तो अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो ब्रेड्थ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ को अगर आप बढ़ा रहे हो तो मैंने इसकी ब्रेड्थ को क्या कर दिया, मैंने कम कर दिया टू मेंटेन द सेम एरिया। तो अब आप देखोगे लेंथ जो है आपकी किस रेशियो में बढ़ रही है। लेंथ में 60%, देखो 60%, जिसको नहीं पता मैं लिख के बताता हूँ। 60% मतलब 60/100, तो कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3/5। तो मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर आपकी 5 थी तो आपने 3 से बढ़ा दी, तो 5 + 3 नई लेंथ कितनी होगी आपकी 8 हो गई, ठीक है। नई लेंथ आपके पास कितनी हो गई 8 हो गई। अब जिस रेशियो में आपने लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है, जिस रेशियो में आपने लेंथ को क्या किया है इंक्रीज़ किया है, और आपको एरिया अगर सेम ही रखना है तो उसी की रिवर्स रेशियो में आपको ब्रेड्थ को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो लेंथ अगर 5 से 8 हो गई है तो आप हो गए ब्रेड्थ को मुझे 8 से क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एरिया है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो ब्रेड्थ में यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ आया कितने का 3 का। कहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है 8 से इंटू 100, और 3/8 अगर आप लोगों को याद है तो ये आपका होता है 37.5%, 37.5%। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को याद कर लो। याद कर लोगे तो आपको 3/8 को जैसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाया करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लेंथ को 60% से बढ़ाया गया, 60% 3/5 मतलब 5 से कितना कर दिया गया 8। अगर मैं एक रेक्टेंगल की लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूँ और वो कह रहा है लेकिन एरिया पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ब्रेड्थ को तो कम करना पड़ेगा। तो ब्रेड्थ को उसी की इन्वर्स रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा डिक्रीज़। तो लेंथ अगर 5 से 8 हो गई तो ब्रेड्थ हो जाएगी 8 से 5। तो डिक्रीज़ कितने का हुआ 3 का। कहाँ से 8 से इंटू 100 37.5%, ठीक है जी। चलिए, तो वो हमारा देखो इन्वर्स रिलेशन वाली टाइप खत्म हो गई, जहाँ पे हम इन्वर्स रिलेशन करके हम डायरेक्टली परसेंटेज निकाल पा रहे थे, ठीक है। अब हमने एक नेक्स्ट टाइप हमने पढ़नी है, और वो है हमारी नेट इफेक्ट की टाइप, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को भूल के पहले आप देख लो भी नेट इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को मत देखो अभी, एक बार नेट इफेक्ट को सुन लो। नेट इफेक्ट देखो, एक तो हमारा पहले फॉर्मूला होता है x + y + x इंटू वाई डिवाइड बाय 100, ठीक है। नेट इफेक्ट का हमारा फॉर्मूला होता है x + y + x इंटू वाई डिवाइड बाय 100, ठीक है। और दूसरा इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये फॉर्मूले में देखो क्या चीज़ है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको ना 2 परसेंटेज आपको बताए जाते हैं, भाई एक परसेंटेज में कुछ आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बताया जाएगा, दूसरी परसेंटेज में भी आपको कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बताया जाएगा, और दोनों परसेंटेजेस का जो इफ़ेक्ट है वो किसी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर अगर पड़ रहा होता है, तो वहाँ से हम उन दोनों परसेंटेज की इफ़ेक्ट की जगह पे एक सिंगल इफ़ेक्ट निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं नेट इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमने लिखा x + y + x इंटू वाई बाय 100। तो x अगर हमारा इंक्रीज़ होगा, अगर कोई वैल्यू परसेंटेज हमें इंक्रीज़ बता रखी है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, कोई वैल्यू अगर हमें डिक्रीज़ बता रखी होगी तो उसको हम नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके इसके थ्रू समझाता हूँ कि कहाँ पर आप नेट इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, पानी के ऊपर टैक्स 20% बढ़ाया जा रहा है, बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, लेकिन आपने उसकी कंजप्शन को 20% कम कर दिया। देन फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ठीक है। मतलब देखो जब आप 1 मंथ के अंदर पानी के ऊपर पीने में कुछ खर्चा करते होगे, ठीक है, एक महीने में आपका पानी के ऊपर कुछ खर्चा होता होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पानी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अगर गवर्नमेंट ने अब पानी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो जो आप खर्चा करते थे पानी के ऊपर, तो अब आपके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसकी कंजप्शन को क्या कर दिया 20% कम कर दिया। मतलब जितना आप पहले पीते थे अब आप उससे 20% कम पीने लग गए। तो ऐसा करने से आपके जो एक्सपेंडिचर जो पूरे महीने में एक मनी के ऊपर आपका होता था उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया ये हमें बताना है। समझे इस बात को? दोबारा एक बार देखो, सुनो ध्यान से। मतलब कि आप पानी पी रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, टैक्स बढ़ा दिया तो कोई ना कोई एक्सपेंडिचर के ऊपर फ़र्क आएगा, कंजप्शन कम कर दी तो भी एक्सपेंडिचर के ऊपर फ़र्क आएगा। तो दोनों परसेंटेजेस का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो क्या नेट इफेक्ट बनेगा वो हमें बताना है। अब देखो जो इंक्रीज़ है उसको लिख देते हैं पॉजिटिव में,
पानी के ऊपर टैक्स बढ़ाया प्लस का 20, ठीक है। कंजप्शन 20% कम कर रहे हैं माइनस का 20, यहाँ पे आपके पास प्लस का 20 इंटू माइनस का 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये 20 माइनस 20 तो 0 हो गया, एक 0 ये काट दो, एक 0 ये काट दो, 2 इंटू माइनस 2 कितना आ गया -4। माइनस में आने का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर में 4% का क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर हमारा 4% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। 20% पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रहा था, कंजप्शन डिक्रीज़ हो रहा है -20, फिर पॉजिटिव 20 -20 बाय 100, 20 माइनस 20 ये तो 0 हो गया, 0 से 1 0, 1 0 से 0, 2 इंटू -2 कितना आ गया -4। माइनस में आने का मतलब 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी में हमने एक दूसरा कंसेप्ट हमने समझना है, देखो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब मान लो कि जैसे आप चॉकलेट खाते हो, ठीक है, एक दिन में आप 5 चॉकलेट खा जाते हो, एक दिन में आपकी जो कंजप्शन है वो चॉकलेट की कितनी है, 5 है, ठीक है। मतलब 1 या 2 आप खाते हो, 3 किसी और को बांटते हो, जैसा भी आप लगा लो, 5 कंजप्शन है आपकी, और एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है, 20 रुपये। तो 20 रुपये की चॉकलेट है, 5 चॉकलेट अगर आप खा रहे हो तो एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया फिर, 100 रुपये। मतलब एक दिन में चॉकलेट पे खर्चा जो है वो कितना हो गया भाई, 100 रुपये हो गया। समझे इस बात को। प्राइस को अगर कंजप्शन से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। कि आपकी कंजप्शन चॉकलेट की 5 है, प्राइस चॉकलेट का 20 रुपये है, तो इसका मतलब खर्चा कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर इसी की बात की गई है, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम बनाएंगे प्राइस। वो कह रहे हैं कि प्राइस जो है ना, वाटर टैक्स के ऊपर 20% बढ़ गया, पानी के ऊपर टैक्स 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% कितना होता है, 1/5। तो आप ये कह सकते हो प्राइस पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया, 6, ठीक है। ये ओरिजिनल और ये आपका न्यू, ठीक है, प्राइस बढ़ा दिया गया। लेकिन जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हो रही है 20% से, ठीक है। कंजप्शन हमारी 20% डिक्रीज़ हो रही है, 20% 1/5, मतलब कंजप्शन अगर आपकी पहले 5 थी तो 5 माइनस 1 अब कितनी होगी, है 4। अब हम प्राइस को हम कंजप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 5 इंटू 5 हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 25, और 6 इंटू 4 हमारे पास कितना हो गया, 24। तो पहले आपका एक्सपेंडिचर 25 रुपये था, अब आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 24 रुपये है। तो आपके एक्सपेंडिचर में कितने का डिक्रीज़ हो रहा है, 1 का। तो 1 का डिक्रीज़ हुआ, यहीं लिखते हैं, देख लेते हैं विजिबल है कि नहीं। 1 का डिक्रीज़ हुआ कहाँ से, 25 से इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 4% का डिक्रीज़, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था कि हमने क्या किया कि प्राइस हमारा जो है ना वो 20% से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। प्राइस 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% 1/5 होता है, बढ़ाया जा रहा है तो आप हो गए 5 से कितना हो गया, 6। कंजप्शन जो है वो हम 20% कम कर रहे हैं, 20% 1/5, तो कंजप्शन 5 से कितनी होगी, 4। प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर 5 इंटू 5, पुराना एक्सपेंडिचर 25, 6 इंटू 4, नया एक्सपेंडिचर कितना, 24। तो अगर पुराना 25 था, नया 24 था, तो यहाँ से तो पहले ये समझ में आता भी हो तो डिक्रीज ही रहा है। पुराना एक्सपेंडिचर 25 था, अब नया एक्सपेंडिचर कितना है, 24 है, तो हो तो डिक्रीज रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 का। कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, 25 से इंटू 100, तो 4% का डिक्रीज, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बना के देखो खुद से क्या बनता है। क्वेश्चंस को बनाना, खुद से सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके ऊपर आप दोनों मेथड लगाओगे। आप इसके ऊपर पहले नेट इफेक्ट वाला मेथड भी लगा के देखो कि आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, और उसके बाद आप इस पर रेशियो वाला मेथड लगा के भी देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। पॉज करके बना लेना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 25%, ठीक है। नेट इफेक्ट हम इस पर लगाने जा रहे हैं। वो कह रहा है प्राइस आर्टिकल का रिड्यूस हुआ है 25% से, तो हम कहेंगे माइनस का 25। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज हुई है 30% से, तो हम कहेंगे प्लस का 30।
ठीक है, प्लस में यहाँ पे माइनस का 25 प्लस का 30 डिवाइड बाय 100, ठीक है, कि प्राइस आर्टिकल 25% कम हुआ, डेली सेल आर्टिकल 30% से बढ़ाएगी, तो नेट इफेक्ट क्या बना डेली सेल ऑफ रेवेन्यू पे, कि जो डेली सेल होती थी उस पर नेट इफेक्ट क्या निकल कर आया वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो -25 + 30 ये हुआ प्लस का 5, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 25 3 × 75 होता है, 75 को 10 से डिवाइड करोगे 7.5 आएगा नेगेटिव का, -7.5, तो 5 - 7.5 तो -2.5% का क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। समझे? सिंपली देखो, सॉल्व करना तो सीखना ही पड़ेगा ना, सॉल्व करना नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। प्राइस जो आर्टिकल 25% कम हो रहा है तो -25, सेल जो आर्टिकल की वो 30% बढ़ रही है तो +30, ये -25 ये +30 डिवाइड बाय 100, और ये ध्यान रखना ये डिवाइड बाय 100 सिर्फ इसके साथ होता है, पूरे के साथ मत लगा देना। तो -25 + 30 ये प्लस का 5 आ गया, जिसके साथ साइन बड़ा होता है वो आ जाता है ना। यहाँ पे 0 काटा, 25 × 3 75, 75 डिवाइड बाय 10 7.5, तो माइनस का 7.5 लिख दिया, ठीक है, नेगेटिव साइन था। तो यहाँ पे -2.5 क्या हो गया, डिक्रीज। फ्रैक्शन में अगर कोई बना रहा है, ठीक है, प्राइस को जब मैं सेल से मल्टीप्लाई करूँगा तो तभी तो पता चलेगा ना भी कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वही मतलब है प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस 25% कम हो रहा है, 25% 1/4, तो आप कहोगे प्राइस 4 से 3 हो गया, ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस, ठीक है, प्राइस हमारा 4 से कितना हो गया, 3। बट जो डेली सेल है आर्टिकल की वो 30% बढ़ रही है, 30% मैं बताया था, देखो भी 30% मतलब 30/100, तो मतलब 3/10। डेली सेल जो है ना वो 30% बढ़ रही है, मतलब अगर पहले सेल 10 थी तो अब आपकी 3 बढ़ गई है, तो 10 + 3 तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 13, ठीक है। तो जब रिड्यूस होता है तो आप लोग माइनस करते हो, ठीक है, कि 25% कम हो रहा था, 25% 1/4, तो 4 से कितना हो रहा था, 3 हो रहा था। सेल बढ़ रही है 30%, 3/10, तो सेल 10 से कितनी हो गई, 13, तो रेवेन्यू हमारे पास 10 × 4 40, 13 × 3 कितना, 39, तो डिक्रीज़ हो रहा है ना हमारा रेवेन्यू, कितने से, 1 से, तो 1 का डिक्रीज़ हो रहा है कहाँ से, 40 से × 100, तो 2.5% का क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है जी, समझ आया होगा आपको नेट इफेक्ट वाला पार्ट भी हमने कैसे करना है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेट इफेक्ट वाले पार्ट को भी आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक जितना पढ़ाया है पहले उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके फिर नेक्स्ट वीडियो पे आया करो। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली वीडियो देखते जा रहे हो, एक वीडियो को देखो, उसके अंदर जितने कंसेप्ट समझाए हैं उनको सीखो, वो आपको समझ में आ जाए तब नेक्स्ट वीडियो भी पढ़ो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहली वीडियो भी देख ली, दूसरी भी देख ली, तीसरी भी देख ली, सारी एक साथ ही देख लेते हैं। अरे सारी एक साथ मत देखो, जब आप एक वीडियो देख लेते हो उसके अंदर जो कंटेंट सीखा है ना उसको पहले एक बार समझ लो, आपको लगता है भी हाँ ये कंटेंट समझ में आ गया, फिर सेकंड वीडियो पे जाओ, सेकंड वीडियो का कंटेंट समझ लो, फिर थर्ड वीडियो पे जाओ। तो एक वीडियो को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर आपने नेक्स्ट वीडियो पे जाना होता है, ठीक है। तो इसको क्लियर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।